नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। चैप्टर 5 जो है यूक्लिड्स ज्योमेट्री, हिंदी में यूक्लिड ज्यामिति। तो ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें हम जो है बात करेंगे जियोमेट्री। जो जियोमेट्री वर्ड है ये हमारा एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलके बना है, जियो और मैट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि जियो यानी कि भूमि और मैट्री मीन्स मेजरमेंट यानी कि मापना। यानी कि जो ज्यामिति जो वर्ड है ये मिलके बना है भूमि को मापना, मेजरमेंट करना उसका। जैसे एक नील नदी है तो वहां पे जब उस नदी में जब बाढ़ आती है तो वो अपना रास्ता जो है बढ़ा लेती है, और इसके यहाँ पे और यहाँ पे जो फील्ड्स थे, खेत होते थे, उनके अंदर से वो जो है अपना रास्ता, क्योंकि पानी जब ज़्यादा मात्रा में आता है तो वो अपना रास्ता बढ़ा लेता है, तो यहाँ से वो गुजर जाती थी। उसके बाद जब वो वापस अपने ओरिजिन पे जाती थी, वापस उसी जगह पे जब जहाँ पे वो बहती है, तो यहाँ पे जो बाउंड्रीज थी वो ख़त्म हो जाती थी। यानी कि जहाँ यहाँ पे जिसके खेत थे वो उनकी जो बाउंड्रीज थी वो उनको पता नहीं चलता था कि किसका खेत कहाँ पे है। तो उनको कैसे पता चले, एक सिस्टम हो, एक मेजरमेंट हो, उस चीज के लिए जो है मिस्र के लोग एक जो भूमि के मापने का जो सिस्टम है उसका जो अध्ययन है वो ज्योमेट्री के तहत करते हैं। दूसरा जो है, पहले के टाइम में जो कंस्ट्रक्शन वर्क है या जो किसी को कुछ बनाना होता था तो वो चीज़ें इंडिया में हमारी हड़प्पा संस्कृति हुई है, बेबीलोनिया में जो है इसी तरह के जो है हमें प्रमाण मिले हैं कि उस स्ट्रक्चर की जो हमारा जो विकास हुआ है कि इस तरह के पहले मकान थे, जो ईंट का साइज था वो 4:2:1 इस टाइप से था। तो उन चीज़ों का पता उनको था, लेकिन उसके पीछे की जो रीजनिंग थी वो नहीं जानते थे वो लोग। इंडिया में जो है उस काम को, जैसे किसी को बनाना होता था मकान, तो वो जो काम है वो उसको आता था और उन्होंने बनाए भी थे, और फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसका जो नॉलेज है वो उसको देते चले गए। लेकिन उसके पीछे की जो लिखित रीजनिंग है, लिख के जो है वो ये प्रूव नहीं कर पाए कि ये काम जो है हमने ऐसे किया है। और उसी चीज को लिख के जो है यूरोप के लोगों ने, उन्होंने उसके पीछे की रीजनिंग को लिख के जो है आगे की पीढ़ियों को दे दिया। तो इनका जो नाम है वो इस ज्योमेट्री के फील्ड में सबसे ज्यादा लिया जाता है। सबसे पहले बात आती है थेल्स की। थेल्स जो है, इनका नाम जो है सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि मैथमेटिक्स में सबसे पहला प्रूफ, ज्योमेट्री की फील्ड में सबसे पहला जो है प्रूफ इन्हीं के नाम है। इन्होंने एक सर्कल को, उसका डायामीटर 2 बराबर भागों में बांटता है। एक वृत्त को उसका व्यास 2 बराबर भागों में बांटता है। इसका सबसे पहले जो है प्रूफ, उसको कैसे प्रूव करें, वो चीज, वो प्रूव करना, वो रीजनिंग, वो उसका लॉजिक, वो इन्होंने बताया, इसलिए ये इनके नाम है सबसे पहला प्रूफ। इसके बाद इसका जो है थेल्स के जो शिष्य हुए हैं, पाइथागोरस, जिसका नाम हमने सभी ने सुना है। पाइथागोरस ने बहुत सी थ्योरम्स दी हैं।
और उनके साथियों ने इस क्षेत्र में, ज्योमेट्री के क्षेत्र में बहुत सा काम किया है। और पाइथागोरस के बाद जो है यूक्लिड नाम के एक मैथमेटिक्स के टीचर हुए हैं, जिन्होंने इनके सभी के काम को, पाइथागोरस का, थेल्स का, या और जिसने भी जो भी काम किया उसको एक सिस्टेमेटिक वे से एक बुक की फॉर्म में इन्होंने लिखा है। और उस बुक का नाम इन्होंने दिया है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में इन्होंने 23 चैप्टर्स जोड़े हैं, 23 अध्याय, और एक अध्याय में एक बुक बन सकती है, इतना काम इन्होंने लिखा है। इसीलिए यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योमेट्री के पिता। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है। तो जो ज्योमेट्री के फील्ड में जो काम किया है कि इसके सिस्टम को हम कैसे समझें, उसको इन्होंने 3 जो है चीजें, किसी चीज को प्रूव करने के लिए इन्होंने कुछ अजम्पशंस ली, कुछ मान्यताएं ली, कि कुछ अभिधारणाएं ली, कुछ अनुगृहित लिए, एक्सियोम्स लिए, पोस्टुलेट्स लिए, डेफिनेशन, कुछ परिभाषाएं ली, और इन्होंने बताया कि इनके बेस के ऊपर, इन अजम्पशंस को लेके हमें ज्योमेट्री के क्षेत्र में कोई भी हम प्रूफ जो है, कोई भी प्रमाण हम किसी चीज का दे सकते हैं। तो वो जो इन्होंने डेफिनेशंस दिए हैं, तो इन्होंने कुल 23 डेफिनेशन दी हैं, परिभाषाएं दी हैं। कुछ इन्होंने जो है एक्सियोम्स दी हैं और कुछ इन्होंने पोस्टुलेट्स दी हैं। तो उन्हीं चीजों का अध्ययन हम इस चैप्टर 5 में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशंस की, कि इन्होंने डेफिनेशंस में क्या दी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशंस की। परिभाषाएं कुछ जो हैं, यहाँ पे कुल यूक्लिड ने 23 परिभाषाएं दी थी। उनमें से जो है हमारा जो चैप्टर है उसमें हम सिर्फ 6 या 7 की हम बात करेंगे। सबसे पहली परिभाषा जो है उन्होंने डेफिनेशन दी है बिंदु के बारे में। ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट क्या है? एक बिंदु जिसका कोई भाग नहीं होता। बिंदु यानी कि जिसकी कोई लेंथ नहीं होती। ऐसे एक डॉट लगा दिया मैंने, ना लेंथ होती है, ना ब्रेड, ना लंबाई, ना चौड़ाई। और ये जो पॉइंट है, ये भाग भी जो है कुछ जगह को, कुछ एरिया को शो करता है। तो इसको डिफाइन करने के लिए जो है, इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए कि कुछ भाग कोई भाग नहीं होता, यानी कि भाग क्या है, एरिया क्या है, एरिया की बात करता है। अब एरिया की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। इस तरह से जो है ये चीजें, जो परिभाषाएं जो हैं, ये अनडिफाइंड टर्म्स हैं। अनडिफाइंड टर्म्स हैं, मीन्स इनको जो है डिफाइन करने के लिए दूसरी चीजों का सहारा लिया जाता है, लेकिन इनको जो है डिफाइन नहीं किया जा सकता। फिर भी उसके लिए, जैसे इसको डिफाइन करने के लिए, डॉट को डिफाइन करने के लिए हमें भाग की जरूरत पड़ेगी। भाग यानी कि हमें एरिया की जरूरत पड़ेगी। एरिया की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। एरिया के लिए फिर लेंथ की डेफिनेशन देनी पड़ेगी, ब्रेड्थ की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो ये जो डेफिनेशंस हैं, ये अनडिफाइंड टर्म्स हैं। तो बिंदु के बारे में इतना समझ लीजिए कि जैसे ये हमारा सरफेस है, कोई भी स्पेस है, इसमें हम जैसे एक ये जो नोक है, इतना एक डॉट हम लगा दें, और ये डॉट जो है ऐसे हम डॉट लगा देते हैं, तो ये भी कुछ जगह घेरता है, लेकिन पॉइंट कोई जगह नहीं घेरता। एंडलेस हमारा सरफेस जो है, यानी कि इसका कोई पार्ट नहीं होता। दूसरा बात की है इसने, ए लाइन इज ए ब्रेडथलेस लेंथ,
ये लाइन जो है ये ब्रेडथलेस लेंथ है, यानी कि एक लंबाई तो है लेकिन इसकी मोटाई नहीं है। देखिए ये कुछ मोटाई मैंने शो की है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। इस लाइन का मतलब ये होता है कि इसकी ब्रेड्थ नहीं है, चौड़ाई नहीं है, सिर्फ लंबाई। लेंथ, ब्रेडथलेस लेंथ, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई है, चौड़ाई नहीं होती रेखा की। ठीक है, तीसरा जो है इसने बात की है द एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। लाइन के जो एंड है, जैसे ये लाइन है हमारी, तो इसके जो एंड है वो कहता है कि वो पॉइंट्स है। एंड में जहां पे ये खत्म होती है वो पॉइंट्स है। वैसे भी हमें पता है कि जैसे जैसे इतने सारे पॉइंट्स को मिला के जो है लाइन बनती है। ऐसे यहाँ पे एक लाइन मैंने खींच दी तो यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी, उसके हर जो है हिस्से के ऊपर पॉइंट, और वो पॉइंट्स मिलके ही वो लाइन बना रहे हैं। तो इसका जो एंड पार्ट है वो भी क्या है, कहता है एक रेखा का छोर जो है वो बिंदु होते हैं, उसका एंड पॉइंट जो है, एंड जो होता है वो क्या होता है, पॉइंट से होता है। उसके बाद इसने बताया है ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। स्ट्रेट लाइन के बारे में इसने बताया है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन, एक लाइन है, लाइन का ही एक पार्ट है। जैसे एक तो हमने ये लाइन खींच दी और एक ये बिल्कुल सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो दोनों जो है लाइनें हैं। तो लाइन के बारे में स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। इसके ऊपर जो है पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स की वजह से ये जिंदा है, यानी कि इन पॉइंट्स से मिलके ये जो है स्ट्रेट लाइन हमारी बनती है। नेक्स्ट है सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ ब्रेड्थ ओनली। सरफेस जो है वो क्या है, सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ। सरफेस का मतलब ये है, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है तो इसमें एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है। अब सरफेस का मतलब ये है कि इसको मैं बढ़ाता चला जाऊं, इसको मैं बढ़ाता चले जाऊं, इतना बढ़ा दूं इसकी लेंथ को, इतना बढ़ा दूं इसकी ब्रेड्थ को, जितना हम बढ़ा सकते हैं, एंडलेस। लेकिन इसकी जो लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये दो चीजें जो है इनसे मिलके बना है। जब इस सरफेस को मैं कम करते लेके आया तो जो है इस शेप में मेरे पास ये सरफेस है। तो सरफेस में हमेशा आपको एक लेंथ होगी और एक ब्रेड्थ होगी। उसके बाद द एज ऑफ द सरफेस आर लाइंस। इस सरफेस के एज जो है, किनारे, ये किनारा है, ये किनारा है, तो कहता है द एज ऑफ द सरफेस आर लाइंस। ये दोनों लाइनें होंगी, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, लेंथ भी जो है लाइन है और ब्रेड्थ भी लाइन है। ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। जो प्लेन सरफेस होता है, एक तो सरफेस जरूरी नहीं हमारा यही सरफेस हो, सरफेस जो है ये हमारा इस तरह से कटा हुआ ये सरफेस भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन जब प्लेन सरफेस की बात करता है, ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। अगर स्ट्रेट लाइन से बनके जो सरफेस बना हुआ है तो वो सरफेस हमारा कैसा सरफेस होता है, प्लेन सरफेस होता है। तो ये तो थी डेफिनेशंस जो यूक्लिड ने कुछ परिभाषाएं दी थी किसी चीज को प्रूव करने के लिए। तो इनका यूज करके हम जो है प्रूफ तक हम पहुंच सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ एक्सोम्स दी हैं, कुछ पोस्टुलेट्स दी हैं, उनके बारे में और हम बात कर लेते हैं। इसके अलावा जो है 7 अभिगृहित की बात की है, एक्सोम्स की हम बात करेंगे। एक्सोम्स यानी कि वो कुछ अजम्पशंस हैं जो स्पेशली जो है ज्योमेट्री के फील्ड में यूज नहीं होती, एक तरह से ये कह सकते हैं, क्योंकि जो पोस्टुलेट्स हैं वो स्पेशली ज्योमेट्री के फील्ड में यूज होती हैं। तो ये कुछ एक्सोम्स हैं, ये भी हो सकती हैं लेकिन ये ज्यादा यूज होती हैं। तो एक्सोम्स क्या दी हैं यूक्लिड ने, वो बात कर लेते हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जो चीजें किसी चीज के समान हो वो एक दूसरे के समान होती हैं। जैसे कोई चीज जो है
x जो है y के बराबर है और x जो है z के बराबर है, तो इसका ये मतलब होगा कि y और z भी दोनों क्या हैं, बराबर है। दूसरी, इफ इक्वल एडेड टू इक्वल होल आर इक्वल, यदि बराबर चीज में बराबर जोड़ दिया जाए तो होल जो है वो भी इक्वल होता है। जैसे हमारे पास 3 और 3 दो बराबर चीजें हैं, तो दोनों साइड जो है मैं बराबर चीज जोड़ देता हूं, इधर भी 2 जोड़ दिया और इधर भी 2 जोड़ दिया, तो अब जो नया नंबर आएगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह से तीसरे में सबट्रैक्ट, अगर बराबर में से बराबर घटा दिया जाए, जैसे 4 बराबर 4 था तो दोनों साइड मैंने यहाँ पे दोनों साइड 3 घटा दिया, तो जो नया नंबर आएगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इक्वल सब्ट्रैक्ट करें तो इक्वल आता है, इक्वल जो है ऐड करें तो इक्वल आता है। ये तीसरी थी पोस्टुलेट एक्सोइम। चौथी जो है होल इज ग्रेटर देन पार्ट, होल जो है संपूर्ण, जैसे एक सर्कल का एक तो सर्कल है और एक इसके 4 हिस्से हम कर लें, तो ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है, ये कहता है कि हमेशा इस संपूर्ण से जो है क्या होता है, छोटा होता है। होल जो है ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा ही होता है, ठीक है। इसके अलावा थिंग्स विच कंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, जो चीजें जो है एक दूसरे के संपाती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। संपाती का मतलब जैसे एक सर्कल है और एक दूसरा सर्कल है, अगर इन दोनों की रेडियस हम बराबर ले लें तो ये दोनों सर्कल जो है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके बाद जो है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, अगर 2 चीजें हमारे पास हैं वो दोनों बराबर हैं, अगर मैं उनका डबल कर देता हूं तो वो डबल भी हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। जैसे 25 है और इधर इसके पास भी 25 रुपए हैं, तो दोनों के रुपए को मैंने डबल कर दिया, इसका भी डबल कर दिया और इसका भी डबल कर दिया, तो जो नया फिगर आएगा ये भी 50 आएगा और ये भी 50 आएगा। तो डबल, सेम चीजों का डबल हमेशा इक्वल होता है, और वही सेम चीजों का हाफ जो है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे दोनों के पास 70 रुपए थे, तो दोनों के साइड मैंने हाफ हाफ कर दिया, इसका हाफ 35, इसका हाफ 35, इनका आधा आधा भी क्या होगा, बराबर होगा। इसके बाद जो है बात कर लेते हैं पोस्टुलेट्स की। पोस्टुलेट्स यानी कि अभिधारणाएं, तो यहाँ पे जो है 5 अभिधारणाओं की हम बात करेंगे। सबसे पहली अभिधारणा है ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक रेखा जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन हम खींच सकते हैं। यहाँ पे जो है स्ट्रेट लाइन को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में हम खींच सकते हैं, या 2 पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन हम खींच सकते हैं। एक सरल रेखा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींची जा सकती है। एक बिंदु ये था, एक बिंदु ये था, तो यहां से यहां तक जो है हम एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। दूसरा, एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। एक शांत रेखा अपरिमित रूप से बढ़ाई जा सकती है। जैसे ये कोई रेखा है तो इसको हम चाहे जितना मर्जी इधर बढ़ा सकते हैं और चाहे जितना मर्जी हम इधर बढ़ा सकते हैं। ये दूसरी अभिधारणा थी यूक्लिड की। तीसरी अभिधारणा जो थी वो क्या थी, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल जो है, एक वृत्त किसी भी केंद्र से हम खींच सकते हैं और कितनी भी त्रिज्या लेके हम खींच सकते हैं। 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या से भी खींच सकता है, 3 से भी खींच सकते हैं, 4 से भी खींच सकते हैं, जितनी मर्जी हमारी वो खींच सकते हैं। चौथी अभिधारणा है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। सभी जो समकोण है, ये हम एक समकोण बनाएं, छोटा समकोण है ये समकोण यानी कि 90 डिग्री का एंगल, या हम एक बड़ा समकोण बना लें, ये हमने ABC बनाया, ये हमने DEF बनाया, तो ये सभी जो है समकोण जो है एक दूसरे के समान होते हैं। और सबसे लास्ट जो है अभिधारणा वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो क्या है वो देखते हैं।
और नेक्स्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा, फिफ्थ पोस्टुलेट जो है क्या कहती है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, देन 2 lines if produced infinitely meet on the side on which the sum of the angles is less than 2 right angles। यानी कि टोटल कहने का मतलब ये है कि अगर एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन 2 स्ट्रेट लाइंस के ऊपर गिर रही है, उनको अगर काटती है तो उसके इंटीरियर जो एंगल्स हैं सेम साइड के, यानी कि एक तरफ तो जैसे ये 2 एंगल हैं, 1 और 2 मैंने इनको नाम दिया है, और एक साइड जो है इंटीरियर एंगल्स को नाम मैंने दिया है 3 और 4। तो कहता है कि जिस साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम, जैसे 1 और 2 का मैं सम करूं, तो जिस साइड के इंटीरियर एंगल्स का अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री से कम होगा, जिस साइड का जोड़, इसका 1 और 2 का जोड़ करके देखेंगे और 3 और 4 का जोड़ करके देखेंगे, तो ये 2 एंगल्स हैं, इनका जोड़ जो है 90 से अबोव है, तो ये इनका जोड़ 180 से ज्यादा आएगा और इनका जोड़ 180 से कम आएगा। तो कहता है जिस साइड जोड़ कम आएगा उस साइड, अगर इन लाइंस को मैं बढ़ाऊं तो ये आगे जाके मिल जाएंगी एक दूसरे को, जो है एक दूसरे को मिलेंगी। किस साइड मिलेंगी? जिस साइड जोड़ जो है वो 180 से कम होगा उस साइड ये मिलेंगी, इधर नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये जोड़ जो है 180 से ज्यादा है, इधर 180 से कम था, तो इस साइड ये एक दूसरे से मिलेंगी। तो इन्हीं के बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।